नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर सुनवाई चल रही है, जिस दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त संदेश दिया और कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर मीडिया पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर, टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। और ऐसे माहौल में सरकार चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। और आगे बढ़ते हैं। हाल में समाज में तनाव में बढ़ती खबरों के बीच कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सरसंघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की है। इनमें दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी जमीरुद्दीन शाह समेत कई लोग शामिल हुए। ये मुलाकात कुछ समय पहले हुई है, लेकिन ये अहम इसलिए है क्योंकि इसका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द लाने और समाज में बढ़ती दरारों को भरने का प्रयास है। और इसी मसले पर हमारे साथ आपको बता दें जुड़े हैं नजीब जंग, जो इस मुलाकात में शामिल हुए, पूर्व एलजी दिल्ली के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। जो आप लोगों की मोहन भागवत से मुलाकात हुई है, किन मसलों पर चर्चा हुई? निधि, डिटेल्स बताने के लिए तो मैं मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि मीटिंग में काफी बातें हुई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने महसूस किया है और उन्होंने भी ये महसूस किया है कि मुल्क में रिकंसिलिएशन की आवश्यकता है। जो हालात बने हैं ये चिंताजनक होते जा रहे हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी कॉन्फिडेंस को धक्का लगा है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा था कि सर संचालक महोदय से मुलाकात की जाए, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत उल्लेखनीय बयान दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर मंदिर में शिव जी की मूर्ति क्यों ढूंढें। तो ये एक बहुत मुख्तसर सी शब्दों में उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी बात कही और मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय में बड़ा कॉन्फिडेंस इसमें आया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये विचार किया कि उनसे बात बढ़ाई जाए। और मैं हर्ष के साथ आपसे कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छी मुलाकात थी उनसे। यद्यपि मैं उसका ज्यादा उच्चारण नहीं कर सकता क्योंकि कई मुद्दे ऐसे थे जो अभी हमारे बीच में हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद इस इनिशिएटिव पे है और वो भी चाहते हैं कि जो दूरियां हैं दो फिरकों में या हिंदुओं में, मुसलमानों में या क्रिश्चियनों में, उनको दूर किया जाए। और उनकी मदद के बिना हमने ये महसूस किया है ये मुमकिन नहीं है। जो संघ है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एनजीओ है। वो हर स्टेट में काम करते हैं, उनका सरकार में प्रभाव है। तो उसको देखते हुए उनकी मदद के बिना कोई भाईचारा हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था, उनसे अनुरोध किया था और उनका बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने हमें समय दिया और बहुत खुल के बातचीत हुई। जी, तो क्या माना जाए, बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? क्या स्वरूप रहेगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल। बिना बढ़ाए तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज को हिंदुस्तान भर में ये संदेश ले जाएंगे और जो जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिटीज में उन पे बात करेंगे। देखिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम विचार करके एक सहमति पे नहीं आ सकते। कोई ऐसा मुद्दा नहीं। लेकिन सिर्फ हमारे बीच में जो विरोधाभास है, हमारे बीच में जो शक व शुबा है, हमारे बीच में जो दूरियां हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे से वार्तालाप करें और वही हमारा इनिशिएटिव। लेकिन जो आप लोगों के विचार हैं, इस समय की राजनीति को कैसे प्रेरित करेंगे? कोई मंच किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं निधि, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति को प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अ, हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में बुद्धिजीवियों से, रिलीजियस से मुलाकातें करेंगे। और जो हमने की हैं, माननीय सर संचालक जी की मुलाकात के बाद जो हमने बातचीत की है, सब लोगों से बात की है और मुझे बड़ा हर्ष है, बहुत खुशी है कि करीब करीब 90% लोग जो हमें मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये इनिशिएटिव आप जरूर कंटिन्यू करिए। तो
कोई हमें संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। ये हम इंडिपेंडेंट लोग हैं जो इस इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हर भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि जो हालात हैं उनमें सुधार लाया जाए। अ, संघ का एक मजबूत काडर है और जो ये काडर है वो ही बीजेपी को मजबूती देता है। तो आपका ये मानना है कि इनके जरिए, काडर के जरिए सामाजिक सौहार्द की ओर बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, इसीलिए और ये माननीय सर संचालक ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम मानते हैं कि दूरियां कम करनी चाहिए। तो ये जो एक एक लोगों में सोच है कि संघ ये नहीं चाहता है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। और अब संघ का जो रूप है वो अलग है और एक मॉडर्न दृष्टिकोण से वो काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूरियां हो, क्योंकि हिंदुस्तान को बढ़ने के लिए हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ दुश्मन है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हालात अच्छे नहीं हैं। हमें अपने मुल्क को को ताकतवर करना है और उसको करने के लिए जरूरी है कि हम सब साथ मिलके चले। देखिए, ये हाथ में ही है ना, ये मुट्ठी बंद करनी जरूरी है और इसी इसी उद्देश्य से लेके हमने ये काम किया है। तो आज जो कह रही है कि संघ एनजीओ है या नहीं है, ये तो एक प्लेइंग विद वर्ड्स है। हमें मानना यह है कि संघ एक बहुत बड़ी शक्तिशाली संस्था है जिसकी मदद लेना हमें आवश्यक लगा। बिल्कुल, हम सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं तो हेट स्पीच का मसला सुप्रीम कोर्ट में उठा है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर इस पे सुनवाई हुई। सर, आज कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं हेट स्पीच के मसले पर। कहा है कि ये हेट स्पीच सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में रहती है। निधि, हर समझदार भारतीय नागरिक इस बात से चिंतित है कि सोशल मीडिया हो या आपकी चैनल्स हो या वर्नैक्युलर प्रेस हो, इनका इनका बहुत जिम्मेदाराना काम नहीं है या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर देखें तो अधिकांश भ्रम जो फैलता है, जो रूमर्स फैलते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए फैलते हैं। मेरा कोई बैर नहीं है अपने नेबर से और रहा नहीं है, 100 साल से हम नेबर हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे एक झूठी खबर चला दें कि मेरे नेबर ने फलानी फलानी चीज की, तो हमें एक एक हमारे भाव खराब होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पे और जो गैर जिम्मेदाराना चैनल्स हैं और गैर जिम्मेदाराना प्रिंट मीडिया है, इस पे किसी न किसी तरह का कानूनी अंकुश जरूरी है। मैं डेमोक्रेसी के पक्ष में हूं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे मुल्क को तबाह कर रहा है, अगर विभिन्न कौमों में इख्तलाफ पैदा कर रहा है, तो उस पे रोक तो लगानी पड़ेगी और ये स्टेट का काम होगा, ये विभिन्न प्रांतों का काम होगा कि इस पे रोक लगाई जाए। आप कह रहे हैं ये स्टेट का काम होगा। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से भी जवाब मांगा है। पहले नोटिस दिया था, अब एक बार फिर से नोटिस दिया, लेकिन चुनी हुई सरकारों की चुप्पी भी बहुत घातक है और इसी पर कोर्ट ने भी आज सवाल उठाए। बिल्कुल सही बात है और सरकारों की ये जिम्मेदारी है। देखिए, मैं प्रशासन में 40-45 साल रहा हूं, जिसमें मैंने करीब 10 साल कलेक्टर भी रहा हूं। हमारे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होते हैं केंद्र सरकार से भी और स्टेट की सरकार से भी कि कहीं भी इस किस्म की वारदात टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो अगर यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, हेट स्पीच होती है, कम्युनल टेंशन बढ़ता है, तो लोकल प्रशासन का ये दायित्व होता है कि उसको कंट्रोल करे और स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि लोकल प्रशासन पे वृद्ध हस्त रखें कि इसको कंट्रोल करें। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है, तो ये उनकी कमी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप में एक बहुत अहम है कि किस तरह से सामाजिक सौहार्द की ओर बढ़ें। आगे बढ़ते हैं देश की बात में और बात राजू श्रीवास्तव की। आज हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। पिछले 42 दिन से एम्स के अस्पताल में वो भर्ती थे।
राजू श्रीवास्तव को जिम करते समय दिल का दौरा पड़ा था। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है और उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नया पुरवा में हुआ था। उन्होंने 1993 में हास्य में कदम रखा और 80 में वो घर छोड़कर मुंबई चले गए थे। 2005 में शुरू हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में पहली बार राजू श्रीवास्तव ने गजोधर कैरेक्टर पर कॉमेडी की थी। 16 फिल्में और 14 टीवी शोज में उन्होंने काम किया था। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए हमारे साथ मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी समय निकालने के लिए। आज आपकी कुछ यादें राजू श्रीवास्तव के साथ जो आप साझा करना चाहें। राजू श्रीवास्तव से मेरा तब का परिचय है जब उसने इस क्षेत्र में आया था, और मेरी सबसे बड़ी बात ये है, जिस व्यवहार से एक नया कलाकार आता है, जब वो ऊंचाइयां छू लेता है तो उसके व्यवहार में फर्क आ जाता है। उसकी प्रसिद्धि उसके लिए एक घमंड का विषय हो जाता है। लेकिन राजू श्रीवास्तव मुझे जब भी मिला, वो उसी व्यवहार से मिला। मैं उम्र में काफी बड़ा था, जब भी मिला उसने मेरे पैर छुए। अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में हम दोनों एक पारिवारिक फंक्शन में थे, कई घंटे उसके साथ रहे और हमने देखिए कि एक आदमी उम्र प्राप्त करके जाता है तो उसकी मुक्ति होती है, लेकिन उसकी तो बहुत उम्र बाकी थी। वो तो एक दर्दनाक मौत ही मैं उसे कहूँगा। और मेरे लिए दिक्कत ये थी कि हम लोगों को, उन लोगों को कंधा देना पड़े जिनके कंधे पर हमको जाना। एक बड़ी दर्दनाक बात होती है कि हम बुजुर्ग लोग के सामने हमसे बहुत कम उम्र के लोग चले गए। हास्य और उपहास के अंतर को राजू श्रीवास्तव जानते थे। आज मैं देखता हूँ अधिकांश जो हमारे हास्य रस के, चाहे कॉमेडियन कह लो या कवि कह लो, वो उपहास करते हैं, हास्य नहीं करते। हास्य का विद्रूप रूप है। हास्य उसे कहते हैं जिसके ऊपर कहा जाए वो भी उसका आनंद है। तो राजू की जो कॉमेडी होती थी, वो जिसके ऊपर भी, किसी भी पात्र के ऊपर, चाहे वो राजनीति के लोग हों या कोई भी रहे, उसको सुन करके उनको भी उल्लसित होते थे, वो भी साथ साथ हंसते थे, ना कि उससे चिढ़ते थे। मैं उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं देता हूँ। और जो डॉक्टर एम्स में उनका इलाज कर रहे थे, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। मैं हर दूसरे दिन उनसे पूछ लेता था कि उसकी तबीयत कैसी। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो आजकल हम लोग जिम चले जाते हैं, तो हमें जिम में उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारा शरीर अनुमति देता हो। राजू के पहले स्टंट भी डर चुके थे। उसमें हर कलाकार को, हर व्यक्ति को ये ध्यान देना चाहिए कि वो एक्सरसाइज जिम के अंदर उनके लिए घातक है कि उन्हें फायदा पहुंचाए। आज राजू नहीं है। अक्सर टीवी पर वो ऐड करते थे, आज भी जब वो ऐड देखा तो बरबस आंखें भर आई। आपने उन्हें बहुत स्नेह से याद किया है, कुछ अहम सुझाव भी आपने आज दिए। उनकी कला और शख्सियत से जुड़ी कुछ और बातें या यादें जो आपको इस समय याद आ रही हो?
मेरे ख्याल से कलाकार होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इंसान बने रहना बड़ी। वो एक अच्छा इंसान भी था। हम जब कलाकार हमारा बड़ा हो जाता है तो हमारा इंसान जो है वो ओछा हो जाता है। हम किसी को फिर अपने बराबर नहीं समझते। आदमी किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन जमीनी जुड़ाव जो रहे वो बराबर कायम रहे। कोई उसके साथी उसका कोई कह भी नहीं सकता कि राजू जब शुरुआत भी नहीं की होगी, जो सहजता उसके अंदर थी वही सहजता तब रही कि जब वो एक हास्य की ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है हर कलाकार के लिए। प्रसिद्धि, पद और पैसा ये दिमाग पर चढ़ता है, लेकिन राजू श्रीवास्तव की ये तीनों चीजें पैरों में थी। पद का मतलब तो वैसे भी पैर ही होता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके परिवार को एक ढाढ़स भी दे क्या दें उसको। प्रिंस शर्मा जब भी जरूरत होगी परिवार को किसी भी मौके पर, तो समझ लें एक परिवार का सदस्य अभी भी है। और कई परिवार के कई ऐसे लोग हैं जो श्रीवास्तव के आज भी उतने ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी। इस श्रद्धांजलि जो आपने जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को दी है, उनको आज देश भर में याद किया जा रहा है। सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक ने पुरी में राजू श्रीवास्तव को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। राजू श्रीवास्तव फिलहाल हम लोगों के बीच में नहीं है और उनको अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। और इसी में फिलहाल हम पूरी बीच पे हैं, जहाँ पे जो सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने अपने तरीके से राजू श्रीवास्तव को जो ट्रिब्यूट दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में लिखा है कि हंसते हंसते रुला दिया। राजू श्रीवास्तव को लेके ये है। और अलग अलग जगहों से जब से ये खबर आई है कि राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच में नहीं है, एक लंबी बीमारी, एक लंबी लड़ाई, और हर वक्त ये उम्मीद जरूर रहती थी कि किसी तरीके से वो बीमारी को हरा पाएंगे। एम्स में लंबे वक्त तक दिल्ली के एम्स में इलाज चला, लेकिन आखिरकार वो जंग जीत नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो लोगों का दिल जीता था, ये उसी का एक तरीके से एक तरीके से लोग जो हैं जैसे याद कर रहे हैं, ये उसी की एक बानगी आपको नज़र आ रही है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स हों, अलग अलग जगह हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, उसमें राजू श्रीवास्तव को लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। और यहाँ पे सुदर्शन पटनायक अक्सर ऐसे मौक़ों पे जाने जाते हैं जब इस तरीके की चीज़ें जब कभी होती है, तो जो पूरी का बीच है वहाँ पे अपनी कला के ज़रिए वो उसको उकेरने की कोशिश करते हैं, उस भावना को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और एक भावना यहाँ पर व्यक्त की है। सुदर्शन जी से भी हम बात करेंगे, अगर वो बता पाएँ कि निश्चित तौर पे ये जो सदमा है वो बहुत बड़ा सदमा है जो हास्य कलाकार गए। और हम लोग के जनरेशन में ख़ास तौर पे हमने देखा कि अगर किसी से हंसना सीखा टीवी के ज़रिए ही, तो राजू श्रीवास्तव वो शख्सियत थे। आपकी कुछ यादें भी हैं या जो चीज़ें मिली है उसके बाद आपने ये तैयार किया है जो बनाया है ट्रिब्यूट? ये तो हर कोई भारतीय के दिल में वो बैठे हुए थे आज, इसलिए एंटायर वर्ल्ड में जहाँ पर भी उनकी फैन फॉलोअर्स हैं, सबके मन में वो जो हंसी दिए थे वो रोना पे आ गया। क्योंकि देखिए, जीवन में बचने के लिए सबसे बड़ा चीज़ हंसी चाहिए। जीवन में अगर हंसी नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। और जो उनने जो दिया है, मैं सोचता हूँ कि जीवन भर कोई उसको भूल नहीं सकता है। जो उनकी सोच देखे हैं, आप कितने भी दुख में सदमा में हो, एक उनका जो पंथी है, एक बोलना दिल से हंसा देते थे, और वही बचने का एक राह था। तो सच आज एक बहुत ये लगा कि इतने कम उम्र में उनका जो वो हम लोग को छोड़ के गए, बट उनका जो याद है, उनका जो उनने दिया है, जैसे बोलते हैं समंदर का दिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, दरिया का दिल बड़ा होता है, उस टाइप का उनने दिल देके गए सबको। तो ये बहुत दुखद ये है। आज एन आर्टिस्ट, हम कलाकार के हिसाब से हमारा कला के थ्रू उनको ये श्रद्धांजलि। और आगे आपको बताएंगे देश की बात में, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में तलाशी के दौरान क्या क्या मिला पुलिस को।
देश की बात में बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कल और आज चोरी की हजारों किताबें मिली हैं। पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट की जो शाफ्ट में इन्हें छुपाकर रखा गया था, इनमें कई बहुमूल्य पांडुलिपियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट। इन तस्वीरों में यूपी पुलिस आजम खान की यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़कर किताबें निकाल रही है। यूपी पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लिफ्ट शाफ्ट से हजारों किताबें जब्त की हैं। पुलिस का कहना है कि 2019 में राजकीय ओरिएंटल मदरसे से लगभग 11,000 किताबें चोरी हुई थीं। यहाँ की रजा लाइब्रेरी को किताबें रामपुर के नवाब ने दान की थीं, जो कि अब आजम खान की यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं। इनमें से कुछ किताबें बेहद कीमती और सैकड़ों साल पुरानी हैं। जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में आए हमारे गंज थाने को। उन्होंने कहा कि साहब जो मुलजिम जिन्होंने मशीन बरामद की है, अगर उनसे ये पूछताछ की जाए कि मेरी किताबें कहाँ हैं मेरे इस मदरसे की, तो वो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 में उनके 10,633 किताबें उनके कॉलेज से चुरा ली गई और इस संबंध में उन्होंने 2019 में मुकदमा लिखवाया था चोरी का। और ये जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम, अगर इनसे पूछताछ करें तो ये बता सकते हैं। तो उनकी सूचना, प्रधानाचार्य की सूचना पर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम ने बताया कि यहाँ किताबें दबी हुई हैं। पुलिस ने आजम खान की यूनिवर्सिटी से महंगी सफाई करने वाली सरकारी मशीनें भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक सरकारी मशीन इस्तेमाल के बाद तोड़कर यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ दी गई थी। इस पूरे मामले पर आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। इस पूरे मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और 4 लोगों पर किताब चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ा जो अब्दुल्ला के करीबी थे और उनकी पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर उन्होंने ये छापेमारी करके किताबें बरामद की हैं। बताया जाता है किताबें बड़ी कीमती हैं, पुरानी सैकड़ों सालों से हैं, जिनको रामपुर के नवाब सऊदी अरब, तुर्की से भी लेकर के आए थे। और इन किताबों को चोरी करने का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री आजम खान पर लगा है। आजम खान हाल ही में अस्पताल में भर्ती थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। फिलहाल वो रामपुर में ही हैं और वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन पर जो मुकदमे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर हैं। सहयोगी तमकीन फयाज के साथ दिल्ली में मनोज ठाकुर, सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आगे देश की बात में आपको ले चलेंगे कर्नाटक। यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो पोस्टर्स के जरिए लड़ी जा रही है। एक ब्रेक के बाद। बात अब कर्नाटक की। बेंगलुरु में तड़के कुछ दीवारों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का पोस्टर QR कोड के साथ दिखा। लिखा था पे CM 40%, यानी सीधा हमला बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार पर कांग्रेस का था। हालांकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आनन फानन में पोस्टर्स हटा दिए। मुख्यमंत्री बोम्मई का कहना है कि ये पोस्टर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश है। कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर्स बुधवार सुबह दिखे। साफ लिखा है पे CM 40% इज एक्सेप्टेड हियर, यानी 40% कमीशन का आरोप जो विपक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार पर लगा रहा है। जितनी तेजी से पोस्टर्स लगाए गए उतनी ही जल्दबाजी महानगर पालिका ने उन्हें हटाने में दिखाई और महज कुछ ही घंटों में शहर से पोस्टर्स हटा दिए। If you read it properly,
The pay CM can... पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है पे सीएम 40%। उनके मिस गवर्नेंस के लिए साफ है कि बात सभी घोटालों की हो रही है, जिसका आरोप इस सरकार पर लग रहा है। क्या सरकार ने आरोपों से इनकार किया है? क्या सरकार हाउस में डिबेट करेगी? भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले की न्यायिक जांच की मांग और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में दी गई क्लीन चिट के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के 40% कमीशन के आरोप को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। पोस्टर वॉर इसी का नतीजा है। Since 8 years, since they are in power, not in power, they have been... कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, ऐसे में वो भ्रमित हो गई है। उनका इंटरनल सर्वे भी कहता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है जो बहुत ही बेतुकी और ठीक नहीं है। वो पार्टी जो 50 साल से ज्यादा सत्ता में रही है, उसको ये सब करना शोभा नहीं देता। The state and the nation for more than 50 years, stooping to such a level, bringing the democratic positions which has been respected by the people to this level. कांग्रेस ने हफ्ते पहले एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जहां बसवराज बोम्मई सरकार के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यहां से पोस्टर्स हटा दिए गए हैं और इसी तरह शहर में कई जगहों पर, कई दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए थे जो हटा दिए गए। भले ही पोस्टर्स हटा दिए गए हों, लेकिन विपक्ष लगातार बसवराज बोम्मई सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब तलब कर रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई के नवा शेरा पोर्ट से एक कंटेनर से करीब 1800 करोड़ के हेरोइन बरामद की है। ये कंटेनर 1 साल से ज्यादा समय से वहां रखा था। ये बरामदगी हाल ही में पकड़े गए 2 अफगानी नागरिकों की निशानदेही पर हुई। पुलिस के मुताबिक इस सिंडिकेट से अब तक 3,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। ये मामला नार्को टेरर से जुड़ा है, क्योंकि ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान जा रहा है। मुंबई पोर्ट से दिल्ली पुलिस ये कंटेनर लेकर आई है। इस कंटेनर में 20,000 टन हेरोइन कोटेड मुलेठी है। हेरोइन का वजन 325 किलो से ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1800 करोड़ के करीब है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की ये खेप दुबई से बुक होकर मुंबई पहुंची थी और मुंबई में ये कंटेनर पिछले साल 21 जून से खड़ा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर खड़ा है ये कंटेनर और इसके अंदर है करीब 1800 करोड़ की हेरोइन। मुलेठी को हेरोइन के घोल में डाल दिया गया था और इस तरह से मुलेठी के नाम पर अफगानिस्तान से हेरोइन आई थी। ये एक पूरा जो नेक्सस है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नार्को टेरर है ये कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एजेंसीज़ हैं जो कि इनमिकल टू आवर कंट्रीज़ इंटरेस्ट हैं, हॉस्टाइल हैं, कैसे वो ड्रग को लगातार अलग अलग ज़रिए से, अलग अलग मेथडोलॉजी से कंट्री में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसी महीने की 6 तारीख को दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से 2 अफगानी नागरिकों मुस्तफ़ा और रहीमुल्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों 2016 से भारत में रह रहे थे। उनकी निशानदेही पर दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ से 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी। जांच में पता चला कि ये ड्रग्स अफगानिस्तान से होते हुए चेन्नई पोर्ट आई, वहां से लखनऊ और फिर दिल्ली आई। ड्रग्स भारत के कई शहरों में सप्लाई होनी थी। ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जाना था। ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई में बैठे हैं। दोनों अफगानी नागरिकों से पूछताछ के बाद
मुंबई में ड्रग्स से भरा कंटेनर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला नार्को टेरर का है, इसीलिए दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कि जो ड्रग से मनी है बहुत ऑफ्टन जो है टेरर केसेस में फाइनेंस करने में, वेपन प्रोक्योर करने में या पेइंग टू दी ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स जो कि फुट सोल्जर बन के एग्जीक्यूट करते हैं टारगेट्स जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके कहने पे। तो ये भी जो हमारा सारा फोकस था उसी के चलते स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ऑलरेडी नार्को टेरर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसी के चलते ये सारा पूरा जो ड्राइव है ये उसका वन ऑफ द मेन पार्ट है। बीते कुछ समय से गुजरात के मुद्रा पोर्ट समेत कई बंदरगाहों पर हजारों करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये नार्को टेरर का बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग बंदरगाहों पर नशीले पदार्थ भेज रहा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।